अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं रेहान तारिक और आप देख रहे हैं दास्ताक। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने 9 माह 2 दिन बाद जस्टिस काजी फाइज ईसा केस का तफसीली फैसला जारी कर दिया है, जिसमें जस्टिस याह्या अफरीदी ने इजाफी नोट तहरीर किया है। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस मकबूल बाकर, जस्टिस मजहर आलम, जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस अमीनुद्दीन ने फैसला तहरीर किया है। सुप्रीम कोर्ट का तफसीली फैसला हुकूमत की नाकामी और गलतियों पर कई सवालात छोड़ रहा है। जस्टिस काजी फाइज ईसा केस की तफसीली फैसले में जस्टिस मुनीब अख्तर, जस्टिस काजी अमीन, सजाद अली शाह और जस्टिस उमर अता बंदियाल ने इख्तलाफ किया, जबकि जस्टिस मकबूल बाकर, जस्टिस मंजूर अहमद मलिक, जस्टिस फैसल अरब, जस्टिस मजहर आलम खान, जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस याह्या अफरीदी ने इस फैसले की हिमायत की है। तफसील में कहा गया है कि हर शहरी अपनी जिंदगी, आज़ादी, साख और जायदाद से मुताल्लिक कानून के मुताबिक सलूक का हक रखता है, जबकि आइन के आर्टिकल 9 से 28 हर शहरी के बुनियादी हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ करते हैं। तफसीली फैसले में मजीद कहा गया है कि अदलिया का एहतसाब जरूरी है, लेकिन कानून के मुताबिक होना चाहिए और खुली अदालत शीशे के घर जैसी है। फैसले के मुताबिक मिसेस सरीना ईसा से बयान में मामला FBI को भेजने का नहीं पूछा गया था और उन्हें अहम तरीन मामले पर समाअत का पूरा हक नहीं दिया गया था। आइन के तहत शफाफ ट्रायल हर खास व आम का बुनियादी हक है, लिहाजा सिर्फ जज की अहलिया होने पर मिसेस सरीना ईसा को आईनी हुकूक से महरूम नहीं किया जा सकता। तहरीरी फैसले में मजीद कहा गया है कि जस्टिस काजी फाइज ईसा ने कहा कि उनकी अहलिया के आज़ादाना टैक्स मामलात में उन्हें मुर्द इल्ज़ाम नहीं ठहराया जा सकता, क्योंकि सरीना ईसा और उनके बच्चे आम शहरी हैं। उनके टैक्स का 184(3) से कोई ताल्लुक नहीं है, जबकि सरीना ईसा के टैक्स का केस सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को नहीं भेजा जा सकता, जिसका दायरा इख्तियार सिर्फ जजेस तक महदूद है। फैसले में मजीद कहा गया कि जस्टिस काजी फाइज ईसा और उनके अहले खाना का टैक्स रिकॉर्ड गैर कानूनी तरीके से इकट्ठा किया गया। मरकजी केस में भी जस्टिस काजी फाइज ईसा और उनकी अहलिया का मुकम्मल मौक़िफ़ नहीं सुना गया था। अदालती फैसले में कहा गया है कि किसी एक जज के खिलाफ कार्रवाई से पूरी अदलिया की आज़ादी पर सवाल उठता है। जस्टिस उमर अता बंदियाल के तहरीर करदा फैसले में कहा गया है कि काजी फाइज ईसा के खिलाफ रेफरेंस दायर करने में वाज़ेह गलतियां और ज़ाब्ते की बेज़ाब्तगियां मौजूद थी, ताहम सदर और वज़ीर आज़म की तरफ से रेफरेंस दायर करने के पीछे कोई बुरा इरादा शामिल नहीं था, कोई मेलाफाइड इंटेंशन नहीं थी। 45 सफ़ात पर मुश्तमिल इस आम फैसले के आखिरी सफ़े पर जस्टिस याह्या अफरीदी का इख्तलाफी नोट भी इंतहाई अहम है, जिसमें हुकूमत की बदनीयती और हुकूमती टीम की नाकामियों की निशानदेही की गई है। इख्तलाफी नोट के मुताबिक सदर मुमलिकत आइन के तहत अपनी सवाबदीद पर अमल कराने में मुकम्मल तौर पर नाकाम रहे और रेफरेंस दायर करना कानून और आइन के मुनाफी था। उन्होंने अपने इख्तलाफी नोट में मजीद लिखा कि वजीर कानून और चेयरमैन एसेट रिकवरी यूनिट यानी शहजाद अकबर FBI और इनकम टैक्स के ओहदेदारों से गैर कानूनी तौर पर जस्टिस काजी फाइज ईसा और उनकी अहलिया से मुताल्लिक खुफिया मालूमात हासिल करने के मरतकब हुए और इसलिए उनके खिलाफ मुतल्लिका कानून के तहत कानूनी चाराजोई की जा सकती है। उन्होंने मजीद कहा कि FBI और महकमा इनकम टैक्स के उन ओहदेदारों के खिलाफ भी कानूनी चाराजोई की जा सकती है जिन्होंने खुफिया मालूमात गैर कानूनी तरीके से वजीर कानून और चेयरमैन ARU को मुहैया की। इस केस का जायजा लिया जाए। मई 2019 में जस्टिस काजी फाइज ईसा के खिलाफ रेफरेंस सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में सदर मुमलिकत की जानिब से भिजवाती है। रेफरेंस में जस्टिस ईसा पर यह इल्ज़ाम लगाया जाता है कि उन्होंने बरतानिया में अपनी उन जायदादों को छुपाया जो मुबैना तौर पर उनकी बीवी और बच्चों के नाम है। सदारती रेफरेंस में असासों के हवाले से मुबैना इल्ज़ामात आयद करते हुए सुप्रीम जुडिशल काउंसिल से आर्टिकल 209 के तहत कार्रवाई की सदा की गई थी। रेफरेंस दायर होने की खबर के बाद जस्टिस काजी फाइज ईसा ने सदर डॉक्टर आरिफ अलवी को खतूत लिखे थे। बाद 7 अगस्त 2019 को जस्टिस काजी फाइज ईसा ने अपने खिलाफ सदारती रेफरेंस को ज़ाती तौर पर अदालत उज़्मा में चैलेंज कर दिया था और 300 से ज़ायद सफ़ात पर मुश्तमिल तफसीली दरखास्त दायर की थी। सुप्रीम कोर्ट ने जून 2020 में रेफरेंस को कलअदम करार देते हुए उनकी अहलिया के असासों की छानबीन का मामला FBI को भेज दिया था। 23 अक्टूबर 2020 को इस केस का तफसीली फैसला जारी किया गया, जिसमें अदालत ने जस्टिस काजी फाइज ईसा के खिलाफ सदारती रेफरेंस कलअदम करार दिया था। जस्टिस काजी फाइज ईसा केस का तफसीली फैसला अब आ गया। इससे पहले शॉर्ट ऑर्डर आया था, मुख्तसर फैसला था, अब तफसीली फैसला आया और FBI एसेट रिकवरी यूनिट और हुकूमत के किरदार पर गए। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के इस फैसले के बाद हुकूमत की जानिब से अदलिया को ही मुर्दे इल्ज़ाम ठहराया जा रहा है। इस हवाले से लॉ मिनिस्टर क्या कहते हैं उसकी एक झलक आपके सामने रखते हैं। अब इस हुकूमती रवैये पर कई सवालात हैं। सवाल यह है कि हुकूमत जस्टिस काजी फाइज ईसा के खिलाफ बदनीयती पर मबनी केसेस को क्यों बना रही है? क्या सुप्रीम कोर्ट का तफसीली फैसला वज़ीर आज़म के खिलाफ चार्जशीट नहीं है? और फिर जिन अफराद पर अदलिया ने अदम एतमाद किया है उन्हें ओहदों पर वज़ीर आज़म की जानिब से क्यों रखा गया? जो फर्द आला अदलिया के खिलाफ बदनीयती पर मबनी केसेस बनाता रहा उसे मेरिट की पामाली करते हुए चेयरमैन FBI क्यों लगाया गया? यानी जो मावनत फराहम करता रहा इन केसेस के अंदर उसी शख्स को, डॉक्टर अशफाक को, चेयरमैन FBI लगा दिया गया। उसके अलावा FBI के दीगर जूनियर अफसरान पर नवाजिशात क्यों की गई? उनके केसेस एस्टैब्लिशमेंट डिवीजन को भेजे गए कि इन्हें प्रमोट कर दिया जाए। ये क्यों होता रहा और किसकी नाक के नीचे हो रहा है? इस वक्त जस्टिस काजी फाइज ईसा सुप्रीम कोर्ट जजेस की सीनियरिटी नंबर पर हैं। नए चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल 16 अगस्त 2023 को रिटायर हो जाएंगे, जबकि जस्टिस काजी फाइज ईसा
यकीनन वो जो सेकंड इन दी ऑर्डर है, यही वजह है कि हुकूमत आला अदलिया के जज को निशाना बना रही है। बाज़ी नज़र में ऐसा इंप्रेशन भी उभरता है। इसी हवाले से बात करेंगे। सबसे पहले जस्टिस रिटायर्ड रशीद रिजवी साहब मुमताज़ बाहिर कानून है, हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम रिजवी साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। रिजवी साहब, जस्टिस काजी फाइज ईसा केस का तफसीली फैसला जारी हुआ है। सबसे पहले ये फरमाइएगा कि क्या वाकई ये फैसला हुकूमत के खिलाफ या वज़ीर आज़म इमरान खान के खिलाफ चार्जशीट है? ये पहली दफे नहीं है, ये दूसरी दफे आया है। पहले जो 10 जजेस का ऑर्डर, पहला जो जिस पर उन्होंने स्ट्रक डाउन किया था रेफरेंस को, मैं समझता हूँ वही एक चार्जशीट था। उसके बाद रिव्यू में और बातें खुल के सामने आई हैं। तो ये तो सदर, वजीर आज़म और लॉ मिनिस्टर के लिए सोचने की बात है कि इतना बड़ा, उन्होंने कहा बदनीयती पर मुनहसर था। 10 जजेस का ये मुश्तरका फाइंडिंग है कि रेफरेंस बदनीयती पे मुनहसर था, मेलाफाइडे, बेस्ड ऑन मेलाफाइडे। उसके बाद तो अब इनको फिर भी कुछ असर नहीं है, कुछ महसूस नहीं करते अपनी गलतियां, कोताहियां, कि कहाँ इनसे गलती हुई, कहाँ इनसे कोताही हुई, उसको स्टेप्स बैकवर्ड जाएं, लेकिन ये नहीं करते। रिजवी साहब देखिए, वजीर आजम की एडवाइस पर सदारती रेफरेंस बना, सदारती रेफरेंस को कलअदम करार दिया गया, लेकिन एफबीआर को छान पटक का कहा गया। लेकिन रिव्यू पिटीशन आने के बाद तो दोनों ही मामला सेट असाइड हो गए। यानी सदारती रेफरेंस तो कलअदम था ही, एफबीआर की कार्रवाई भी गैर कानूनी करार दी गई, कहा गया कि बदनीयती पर मबनी था। सियाया अफरीदी साहब का जो इजाफी नोट है उसके अंदर तो वाज़े तौर पर वजीर आजम का लिखा गया है कि बराह रास्त वजीर आजम पर जिम्मेदारी आयद होती है कि किस तरह एसेट रिकवरी यूनिट के सरबराह और फिर फरूख नसीम साहब जो लॉ मिनिस्टर हैं वो अपने ओहदों पर काम करते रहे। तो डिटेल्ड ऑर्डर आने के बाद क्या इंप्लीकेशंस हो सकते हैं इन लोगों पर? देखिए, इम्प्लीकेशन इनके खिलाफ तो पार्लियामेंट में ही हो सकता है। पार्लियामेंट ही इम्पीच कर सकती है प्रेसिडेंट या प्राइम मिनिस्टर को। वहाँ पे अपोजिशन की अक्सरियत है नहीं, और हम लोग अखलाकी तौर पर इतने मजबूत है नहीं कि खुद से मुस्तफ़ी होके चले जाएं कि इतना बड़ा बात कह दी है सुप्रीम कोर्ट के 10 जजेस ने। तो सिचुएशन तो जूं की तू रहेगी, ना इनकी अपोजिशंस की अक्सरियत है, ना ही हमें इतनी अखलाकी जुर्रत है। तो ये तो बैठे हैं, बैठे ही रहेंगे। लॉ मिनिस्टर साहब तो इसका काउंटर आर्गुमेंट दे रहे हैं। वो कह रहे हैं कि अगर सियासतदानों और ब्यूरोक्रेट्स का एहतसाब हो सकता है, वो अपनी फैमिली के एसेट्स रिवील करते हैं, बताते हैं, तो फिर ये जजेस का क्यों नहीं हो सकता? तो ये जो काउंटर आर्गुमेंट है फरूख नसीम साहब का, इज इट जस्टिफाइड रिजवी साहब? वो लोगों को कंफ्यूज करने के लिए, मिसगाइड करने के लिए ये बयान दे रहे हैं। वो ये नहीं जानते, और जानते होंगे अच्छी तरह से, कि ब्यूरोक्रेट्स का और सिविल सर्वेंट्स का एहतसाब जो होता है वो होता है एंटी करप्शन एक्ट्स के तहत या नैब के तहत, और जजेस का एहतसाब होता है कॉन्स्टिट्यूशन के तहत। तो दोनों में डिफरेंस है, बहुत डिफरेंस है। एहतसाब और जजमेंट तो कहती है एहतसाब सबका होना चाहिए, लेकिन ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ के तहत। उस पर हमारे वुज़रा की नज़र नहीं जाती है कि रिव्यू में सरीना ईसा की दरख्वास्त को एक्सेप्ट करने में क्या वजह बयान की है। उन्होंने यही कहा है कि उनको सुना नहीं गया। देखिए, अवामी नुमाइंदगान से मुताल्लिक तो रोपा एक्ट बड़ा क्लियर है, रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ पब्लिक एक्ट जो है उसके अंदर लिखा गया है कि एक्शन हो सकता है इन लोगों के अगेंस्ट। लेकिन फिर भी लॉ मिनिस्टर साहब ये जो कुछ कह रहे हैं, डिटेल्ड ऑर्डर के बाद रिजवी साहब किसकी साख ज्यादा मुतासिर हुई है? बतौर इंस्टीट्यूशन अदलिया के ऊपर उंगलियां उठाई जा रही हैं, अदलिया की साख मुतासिर हुई है, या वजीर आजम और उनकी टीम की साख, हुकूमत की साख मुतासिर हुई है इससे? नहीं, मैं समझता हूँ इसमें हुकूमत की साख, जो रिस्पॉन्सिबल थे रेफरेंस भेजने में, उनकी साख मुतासिर हो रही है। अदलिया ने तो अपना बहुत भरपूर किरदार अदा किया है, वरना तो ऐसी गलत नज़ीर इस्टेब्लिश हो जाती कि आइंदा हुकूमत किसी भी जज को नापसंदीदा अगर समझती तो उसको बड़े आसानी से निकाल सकती थी। उल्टे सीधे बहाने बनाकर, ग्राउंड्स बनाकर रेफरेंस दाखिल कर सकती है। ये तो मैं समझता हूँ जुडिशरी का क्रेडिट जाता है कि उन्होंने बड़ी जवां मर्दी से हुकूमत वक्त का मुकाबला किया, सारी एजेंसीज का मुकाबला किया, और एक अच्छे जज को
तबाह बर्बाद होने से बचा लिया। देखिए, शहजाद अकबर साहब तो इस्तीफा देकर घर चले गए, वो जो भी मामला था, लेकिन लॉ मिनिस्टर अभी अपने ओहदे पर बरकरार हैं। तो इस जजमेंट के बाद क्या लॉ मिनिस्टर का अपने ओहदे पर रहना मॉरली इज इट करेक्ट? इम्पीचमेंट के लिए पार्लियामेंट ही कर सकती है वो, उसमें मेजॉरिटी आप देख रहे हैं कि सेनेट में मेजॉरिटी होने के बावजूद भी इनका बिल पास हो जाता है। तो फिर वो तो बड़ी, आप बेहतर जानते हैं मुझसे जो हाल है इस मुल्क में सियासत और सियासतदानों का। सब याहिया अफरीदी साहब के इजाफी नोट के अंदर सेक्शन 216 का हवाला दिया गया है कि अगर उसकी खिलाफ वर्जी होती है तो सेक्शन 198 या 199 के तहत एक्शन लिया जा सकता है मुतल्लिका अशखास के खिलाफ। तो इस ज़मन में क्या कार्रवाई हो सकती है और कौन कार्रवाई करेगा फिर? ये तो होनी चाहिए, ये तो होनी चाहिए। हम देखते हैं कि जो लोग इससे इंजर्ड हुए वो किस हद तक करते हैं, लेकिन मैं समझता हूँ चूंकि वो सर्विंग जज है जस्टिस काजी फायज ईसा, हो सकता है वो अवॉइड करें, लेकिन मिसेस सरीना ईसा के लिए देखते हैं कि वो किस हद तक आगे जाती हैं, किस तरह से इस ऑर्डर को लेती हैं। लेकिन ये एक इनफरादी व्यू है एक सिंगल जज का, ये जजमेंट का हिस्सा नहीं कहलाएगा। जजमेंट तो वही है जो 6 जजेस ने पास की है। तो आप ये कह रहे हैं कि इस केस में जो मुतासरा फरीक हैं सरीना ईसा साहिबा, वो कानूनी चाराजोई कर सकती हैं, रिव्यू पर रिव्यू हो सकता है? जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। बहुत बहुत शुक्रिया रशीद रिजवी साहब हमारे साथ मौजूद थे। इसी पर बात करेंगे। जस्टिस रिटायर्ड नासरा जावेद साहिबा ने हमें ज्वाइन किया, मुमताज़ माहिर कानून है। अस्सलाम वालेकुम नासरा जावेद साहिबा, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। सबसे पहले फरमाइएगा कि अगर जस्टिस काजी फायज ईसा केस का तफसीली फैसला हुकूमत के खिलाफ वाकई चार्जशीट है, तो फिर क्या वज़ीर आज़म और उनकी टीम को वाकई परेशान होना चाहिए? खैर वज़ीर आज़म के खिलाफ बराह रास्त तो नहीं, क्योंकि वो जो रेफरेंस है ना वो तो प्रेसिडेंट ने डाली हुई थी ऑन द एडवाइस ऑफ द प्राइम मिनिस्टर। लेकिन यकीनन इमरान खान का भी इसमें कुछ हिस्सा तो था, लेकिन प्राइमरीली तो वो जो पहली जजमेंट है ना उसके खिलाफ ये रिव्यू पिटिशन थी, और उस पहली जजमेंट के को उन्होंने जो मुतनाज़े थी उसके खिलाफ इन्होंने फैसला दिया। नासर जावेद साहब, देखिए वज़ीर आज़म की टीम इसमें शामिल थी। एसेट रिकवरी यूनिट के सरबराह शहजाद अकबर साहब और वज़ीर कानून फ़रोग़ नसीम साहब ने जिस तरह FBR को अहकामात दिए और गैर कानूनी तरीके से टैक्स रिकॉर्ड इकट्ठा किया गया, बुनियादी तौर पर एतराज़ तो इस पर है, तो उनके लोग तो अपने ओहदों पर बरकरार रहे, वज़ीर कानून भी अपने जज पर रहे, एसेट रिकवरी यूनिट के सरबराह भी अपने ओहदे पर काम सर अंजाम देते रहे। हाँ जी, ये तो है। फ़रोग़ नसीम साहब हैं, वो तो चले गए ना शहजाद अकबर साहब। और बात यह है कि डायरेक्शन तो कोर्ट की थी कि आपने FBR को कहना है कि इनके सारे जो प्रॉपर्टीज़ हैं सरीना ईसा की, इनके बारे में करें, पूरी इन्वेस्टिगेशन भी करें, और फिर ये है कि कोर्ट में वहाँ सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में रिपोर्ट दें। तो फिर उन्होंने तो उनके इक़दामात पे या उनके जो थी हदायत उन पे अमल किया। सो वैसे तामीर तो सारा केस शुरू से ही वो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में भी जो था वो फ़रोग़ नसीम साहब ने ही बनाया हुआ था। तो जाहिर है वो तो अब उसके ये जो रिव्यू पिटिशन है और उसमें जो फैसला है उसके ख़िलाफ़ उनका तो एहतजाज है, क्योंकि जिसने तामीर की हो कि इमारत, जैसे ये सिनान आर्किटेक्ट ने बनाई हुई थी मसाजिद, तो वो तो नहीं ना कहेगा कि मैंने गलत बनाई, वो तो कहेगा जी मैंने ठीक ही बनाई थी। नहीं, लेकिन फ़रोग़ नसीम साहब का अपने ओहदे पर बरकरार रहना इज़ इट जस्टिफाइड देन? देखिए, उनको तो जो हदायत मिलती हैं अपनी उनकी तरफ से, गवर्नमेंट की तरफ से, उन्होंने तो उसी पे अमल दरामद करना है। उन्होंने अपने पास से तो ये रेफरेंस नहीं थी बनाई थी, उनको यकीनन को हदायत हुई होगी कि जी आपने ये रेफरेंस तैयार करनी है, और उन्होंने तैयार कर दी। और फिर ये गई प्रेसिडेंट के पास आखिर में गई, और मैं समझती हूँ प्रेसिडेंट ने इस पर कोई सही तौर पर तफ्तीश किए बग़ैर जो रेफरेंस थी उसको सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के सामने रख दिया, और शायद कुछ जल्दबाजी में रखा, और उसका नतीजा ये था कि उसको बदनीयती पे मबनी डिक्लेयर किया गया, जो पहली थी बार एसोसिएशन की पिटिशन सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में, जिसमें फिर क्वाश हो गई थी वो रेफरेंस जो थी। लेकिन नासर जावेद साहब, जस्टिस याहिया अफरीदी के इजाफी नोट पर तो वाज़ेह तौर पर लिखा हुआ है कि बराह रास्त इसकी जिम्मेदारी वज़ीर आज़म पर आयद होती है, और ऑब्वियसली वज़ीर आज़म की एडवाइस पर ये सदारती रेफरेंस बना, या जैसे आप फरमा रही वज़ीर आज़म की एडवाइस पर ही फ़रोग़ नसीम साहब या शहजाद अकबर साहब काम कर रहे थे। जी हाँ, वज़ीर आज़म की एडवाइस पे ही था,
लेकिन बात यह है कि फ़रोग नसीम साहब ने तो वज़ीर-ए-आज़म की जो हदायत थी या कैबिनेट की, जो भी कह लें, क्योंकि हमारे तो यहाँ कैबिनेट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है ना, तो कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो जो उनको हदायत मिली उसके मुताबिक उन्होंने रेफरेंस बना दिया। और मैं समझती हूँ जो भी किया वो कोई सोच समझ के नहीं किया, और वो उसका नतीजा यही निकला कि उन्होंने उस पिटिशन में बार एसोसिएशंस वाली में कह दिया कि ये तो बदनीयती पे मबनी है, और उसको कॉश भी कर दिया। अब कॉश करने के बाद उन्होंने ये जो हदायत दी कि सरीना ईसा के जो सारे टैक्स रिकॉर्ड्स हैं वो 5 साल से बहुत पहले की थे, एक तो टाइम बार थे, लेकिन वो तो ओवरकम हो जाता है, एक सेक्शन है उसमें FBI के कानून में, उससे ओवरकम कर लिया। लेकिन ये कहना कि 60 दिन के अंदर आप सारी तफ्तीश करें, हाँ, तो वो उसके ऊपर सारा उसको करके तो उन्होंने ये कह दिया कि आपने ये सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के सामने रखना है अंडर आर्टिकल 209। हालांकि सुप्रीम जुडिशल काउंसिल तो ख़त्म हो गई थी, खुद ही तो उन्होंने कॉश किया था। देखिए, मेजॉरिटी डिसीजन है 6-4 का डिसीजन, और उसके अंदर ये तो कंसेंसस है कि जो कुछ हुआ वो बदनीयती पर मबनी था, और इनकम टैक्स रिकॉर्ड जैसे कलेक्ट किया गया वो खिलाफ कानून था, ये तो इसमें साबित हो गया। तो उसके बाद बिल्कुल ये सही है, ये सारी बातें दुरुस्त है। उसके बाद जो मुतल्लिका अशखास है, फैसला जी जो इसमें मुतल्लिका अफराद है सेक्शन 216 के तहत, तो सेक्शन 198 और 199 के तहत उनके खिलाफ एक्शन होना चाहिए। उन्होंने खिलाफ वर्जी की है। मुतल्लिका अफराद तो बराह रास्त तो फरोग नसीम साहब है, शहजाद अकबर साहब है, और वो रिपोर्ट कर रहे थे वज़ीर आज़म साहब को। देखिए, शहजाद अकबर साहब तो हो ही गए ना फारिग। जहां तक रहेगी मेन जजमेंट, उसमें कोई पीनल कॉन्सिक्वेंसेस या पेनल्टीज नहीं जजेस ने या कोर्ट पर क्यूरियम जिसको कहते हैं, जो कोर्ट का फैसला है उसमें नहीं है। ये सिर्फ याया अफरीदी साहब ने ऑब्जर्वेशन की है, और ये ऑब्जर्वेशन जैसे मैंने आपको कहा ये बाइंडिंग नहीं है, क्योंकि ये उनके अलहदा अपनी है सोच, और उन्होंने अलहदा उसके ऊपर अपने ख्यालात का इजहार किया। अच्छा नासिर जावेद साहब, इस पर ये फरमाइएगा, जो काउंटर आर्गूमेंट हुकूमत की तरफ से बनाया जा रहा है, या फरोग नसीम साहब जो कह रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कि अगर देखिए जजेस की फैमिली को इस्तिस्ना है तो फिर सरकारी अफसरान या ब्यूरोक्रेट्स या सियासतदानों का एहतसाब क्यों हो रहा है, फिर उनके साथ ये तखसीस क्यों बरती जा रही है? क्या ये जो वो कह रहे हैं, इज इट जस्टिफाइड दैट? ये बात तो अपनी जगह ठीक है, मैं तो इससे इख्तिलाफ नहीं करती। देखिए, जब मगर उसमें ये भी आप देख लीजिएगा कि यहाँ पे जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, जिनको हमने सब ने वोट दे के अपनी अमानतें सौंपी हैं, उनके साथ रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट में ये ख़ास तौर पे कहा गया कि उन्होंने जिस वक़्त अपनी हलफ लेनी है उससे पहले उन्होंने तमाम अपने अहलो याल, बीवी, बच्चों के और करीबी अजीज़ों के फ़ाइल करने हैं, जो डिपेंडेंट्स हैं उनके फ़ाइल करने हैं गोशवारे, और इसलिए वो रोपा की वजह से वो आपके जो पार्लियामेंट है उनके ऊपर तो बाइंडिंग है, लेकिन जजेस कोड ऑफ कंडक्ट में ऐसी कोई बात नहीं है, और वहाँ पे जज ने सिर्फ अपना गोशवारा देना होता है, और अगर रेफरेंस होती है सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में तो सिर्फ जज की शख्सियत के खिलाफ होती है, और रेफरेंस तो इसी के जस्टिस ईसा के खिलाफ थी ना। वो तो जब ये सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन और दूसरी बार एसोसिएशन से और काजी फैज़ ईसा साहब ने पिटिशन डाली सुप्रीम कोर्ट में, तो उसमें फिर ये सरीना ईसा वाले सारे जो मामलात हैं उसमें जो कोर्ट ने डायरेक्शन दी वो यकीनन मैं समझती हूँ कि बनती नहीं थी। नासिर जावेद साहब, एट दिस पॉइंट इन टाइम जो मुतासरा फरीक हैं वालों से भी कर सकते जी, मुतासरा फरीक हैं जो सरीना ईसा साहिबा हैं, क्या वो इस डिटेल ऑर्डर के बाद कोई कानूनी चाराजोई कर सकती हैं? अब देखिए, ये तो रिव्यू पिटिशन में वो पार्टी थी, उन्होंने ही तो रिव्यू पिटिशन जो है उसमें प्राइमरीली वो और जस्टिस फैज़ ईसा साहब जो हैं वो पिटिशनर्स हैं, उनका जो फैसला आ गया। हमारे यहाँ कानून में, आइन में कोई ऐसी गुंजाइश नहीं है कि रिव्यू पिटिशन के बाद कोई रिव्यू हो सके। हिंदुस्तान में वो कोई क्यूरेटिव रिव्यू का उन्होंने रास्ता निकाला हुआ है, लेकिन फिलहाल हमारे यहाँ ऐसी कोई बहुत शुक्रिया। जस्टिस रिटायर्ड नासरा जावेद साहब हमारे साथ मौजूद थी। अभी एक ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे, यूसुफ रजा गिलानी ने बतौर अपोजिशन लीडर इन सेनेट अपनी पार्टी को इस्तीफा भेज दिया है। ये इस्तीफा क्यों भेजना पड़ा, कोई अवामी दबाव है, ये इस्तीफे की नौबत क्यों आई, इस पर बात करेंगे इस ब्रेक के बाद हमारे साथ। वेलकम बैक। 13 जनवरी को कौमी असम्बली से और 28 जनवरी को सेनेट से स्टेट बैंक खुदमुख्तारी के कानून पर
सवालात का सिलसिला जारी है। ये दोनों कवानीन पहले कौमी असम्बली से स्टेट बैंक तरमीमी एक्ट जो है वो मंजूर हुआ, उसके बाद सेनेट से उसकी मंजूरी हुई। उसकी मंजूरी पर जो सवालात हैं वो उठाए जा रहे हैं। ऑपोजिशन जमातों की मायूसकुन कारकर्दगी में हुकूमत पहले से ज्यादा कॉन्फिडेंट भी दिखाई दे रही है, जबकि सेनेट में कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ यूसुफ रज़ा गिलानी की जानिब से ऑपोजिशन लीडर के ओहदे से इस्तीफे पर भी सवालात हो रहे हैं। आज सेनेट में होने वाली बहस के दौरान यूसुफ रज़ा गिलानी वजाहतें देते रहे, उन्होंने हुकूमत पर इल्जामात भी लगाए, साथ ही उन्होंने ऑपोजिशन लीडर के ओहदे से मुस्ताफी होने का फैसला करते हुए इस्तीफा पार्टी क़यादत को भिजवा दिया। स्पीकर का और चेयरमैन सेनेट का जो रोल है दैट इज प्योरली न्यूट्रल और उनको किसी तरीके से भी बायस नहीं होना चाहिए। आई एम नॉट एस्टोनिश्ड बाय द हार्श वर्ड्स ऑफ माय ओपोनेंट्स, आई एम एस्टोनिश्ड बाय द साइलेंस ऑफ माय वेल विशर्स। आई हैव ऑलरेडी सबमिटेड माय रेजिग्नेशन टू माय पार्टी दैट आई डोंट वांट टू बी द लीडर ऑफ द ऑपोजिशन। थैंक यू। वो अपने सियासतदानों की खामोशी पर भी सवालात उठा रहे हैं कि जो कुछ हुआ इससे पहले वजह तस्मीम वो बता चुके थे, लेकिन ये खामोशी क्यों है, इस पर भी गिलानी साहब ने एतराज़ किया और ये कह रहे हैं कि वो पहले ही अपनी क़यादत को अपना इस्तीफा सबमिट करा चुके हैं। 99 सेनेटर्स पर मुश्तमिल ऐवान बाला में 57 सेनेटर्स की अक्सरियत रखने वाली ऑपोजिशन के किरदार पर तो सवालात थे ही, मगर सवाल ये है कि क्या यूसुफ रज़ा गिलानी ने इस्तीफा अपनी साख बचाने के लिए दिया है? दीगर सेनेटर्स की गैर हाजिरी का मलबा यूसुफ रज़ा गिलानी पर क्यों डाला जा रहा है? सेनेट में अक्सरियत होने के बावजूद ऑपोजिशन को हर बार शिकस्त क्यों हो जाती है? क्या ऑपोजिशन और हुकूमत की खामोश मफाहमत कायम है? इस हवाले से वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी ने दावा किया कि यूसुफ रज़ा गिलानी ने दिलावर खान ग्रुप को फ़ोन करके हुकूमत की हिमायत करने का कहा। ये बड़ी इंपॉर्टेंट महमूद कुरैशी साहब कह रहे हैं, और वो कह रहे हैं कि दिलावर खान ग्रुप वही ग्रुप है जिन्होंने गिलानी साहब को अपोजिशन लीडर बनने में मदद फराहम की थी हुकूमत के कहने पर, हुकूमती इमा पर, और अब वो कर्ज चुका दिया गया है। शाह महमूद कुरैशी साहब ने क्या इंकशाफ किया है वो भी आपके सामने। शुक्रिया अदा करना चाहता हूं गिलानी साहब का, उनका कलीदी किरदार है और उनके साथ जो उनके हलीफ हैं जिनकी बदौलत वो लीडर ऑफ द ऑपोजिशन बने बैठे हैं, उनको खास तौर पे फोन करके उन्होंने बुलाया, वो तशरीफ लाए, उन्होंने पार्टिसिपेट किया और फिर हुकूमत को वोट दिया। गिलानी साहब कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ कैसे बने? उन्होंने तो नून से वादा किया था कि ये सीट वो तारड़ साहब को देंगे, और फिर उन्होंने अपने उस फैसले पर नजरसानी की। उस नजरसानी में बरकत कहां से आई ये भी आपके इल्म में है। तो जब उन्होंने उस एहसान का बदला चुका दिया तो शुक्रिया तो बनता है। वज़ीर ख़ारजा उनका शुक्रिया अदा कर रहे हैं, और वज़ीर ख़ारजा के इस बयान के बाद सेनेट में स्टेट बैंक खुद मुख्तारी पर सेनेट से लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंसेस तक हुकूमत की जानिब से ऑपोजिशन का शुक्रिया अदा करने का सिलसिला जारी है। जितना न्यूट्रल रहे, यहाँ क्वेश्चन होता है चेयर पे अपने नंबर्स पूरे नहीं करते हैं, चेयर पे ब्लेम करते। तो मैं आखिर में एक मरतबा फिर वजह जो भी हो, मैं समझता हूँ कि उस दिन हमें काफ़ी सहूलत हुई। मैं उन तमाम ऑनरेबल सेनेटर्स का जिन्होंने इस कानून के हक में वोट दिया उनका भी, और जो इस कानून के लिए वोटिंग में तशरीफ़ ना ला सके उनका भी, सबका शुक्रिया अदा करता हूँ। रज़ा गिलानी साहब का शुक्रिया कि आज उन्होंने जो है वो इनडायरेक्टली इस बिल के मंजूरी में जो है वो हुकूमत का साथ दिया, और पीपल्स पार्टी का भी ज़ाहिर शुक्रिया अदा करना बनता है कि अगर उन्होंने इस तरह से मुल्क के मफाद में ये फैसला किया है। तो इसीलिए तो मैं कह रहा हूँ कि ये अपोजिशन का कोई पता नहीं, एक दिन कुछ होते हैं, दूसरे दिन कुछ होते हैं। इसी मामले पर बात करेंगे। इस वक्त पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा चौधरी मंजूर साहब ने हमें ज्वाइन किया है। अस्सलाम वालेकुम चौधरी साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। सबसे पहले तो बड़ा सादा सा सवाल है, आप तो इस्तीफे लेने आए थे, आप इस्तीफे देने लगे हैं चौधरी साहब? किस इस्तीफे की आप बात कर रहे हैं? मैं यूसुफ रज़ा गिलानी साहब के इस्तीफे की बात कर रहा हूँ जो आज सेनेट में उन्होंने दिया। वो तो उन्होंने जो प्रेशर क्रिएट किया था उसमें उन्होंने कहा जी कि मैंने अपनी पार्टी को, अगर ये बावजूद इसके कि वो मुल्तान में थे और रात को एजेंडा जारी होता है, और उसके बावजूद वो सुबह तो पहुंच ही नहीं पा सकते थे, सुबह 10 बजे धुंध की वजह से रोड भी बंद थी, फ्लाइट भी कोई नहीं थी। तो उन्होंने कहा कि अगर इसके बावजूद, मैं समझता हूँ वो तो उन्होंने एक डेमोक्रेटिक आदमी की ये सब समझा जाए ना कि प्रेशर वाज माउंटिंग अपॉन हिम और उसको जस्टिफाई करना मुश्किल हो रहा था गिलानी साहब के लिए। फाइल का इशू नहीं होता, इशू ये है कि उन्होंने कहा कि बतौर अपोजिशन लीडर मेरे पे ज्यादा जिम्मेदारी आई थी, वरना तो 9 मेंबर नहीं थे ना, जिसमें से 2 पीपल्स पार्टी के और 7 जो थे वो पीडीएम के नहीं आए।
और फिर चौधरी साहब, PDM के दिलावर खान साथ ग्रुप जो ने है- हुकूमती पलड़े में अपना वोट डाल दिया, तो हुकूमत इस पर कह रही है कि असल में यही वो ग्रुप है जिसने गिलानी साहब को ऑपोजिशन लीडर बनने में ताउन फराम किया था और हुकूमती ईमा पर फराम किया था, और आज कर्ज चुका दिया है गिलानी साहब ने। ये आपकी मिसपरसेप्शन है। अपोजिशन लीडर वो होता है जो सिंगल लार्जेस्ट पार्टी होती है। कौमी असेंबली में कौन है अपोजिशन लीडर? कौन है? जाहिर है मुस्लिम लीग नून के। जो अपोजिशन लीडर का तरीकेकार है वो सिंगल लार्जेस्ट पार्टी जो होती है ना, उसको दिया जाता है। इससे पहले कौन था? नून लीग थी, राजा जफरुल हक थे, वो इसलिए थे कि सिंगल लार्जेस्ट पार्टी थी। उससे पहले कौन थी? पीपल्स पार्टी थी सेनेट के अंदर। पंजाब में कौन है? नून लीग है। केपी में कौन है? वो मौलाना फजल रहमान है। बलूचिस्तान में कौन है? मौलाना फजल रहमान है। बलूचिस्तान में मौलाना फजल रहमान की जमात से ज्यादा बाकी जमातों के मेंबरान हैं, लेकिन चूंकि सिंगल लार्जेस्ट पार्टी है वो ना भी साइन करके देते तो फिर भी पीपल्स पार्टी नहीं बनना था। एक बात। दूसरी बात यह है कि यूसुफ रजा गिलानी साहब ने अपनी जिम्मेदारी पूरी करते हुए कहा कि चूंकि मैं अपोजिशन लीडर हूं तो मेरी ज्यादा जिम्मेदारी है, इसलिए मैं समझता हूं कि मैंने अपनी पार्टी को जो डिबैकल हुआ उस पर अपना रिजाइन पेश कर दिया है। अब पार्टी की आदत की मर्जी है कि वो एक्सेप्ट करते हैं या नहीं करते। अच्छा सर, अब एज अ होल अगर मैं ऑपोजिशन के किरदार पर आपसे बात कर सकूं तो ये क्वेश्चनेबल तो है, जिस तरह से लेजिस्लेशन हो रही है और रास्ता रोका नहीं जा रहा, वहां पर भी जहां पर आप रोक सकते हैं वहां पर भी हुकूमती रास्ता नहीं रोका जा रहा। स्टेट बैंक तरमीमी एक्ट के मामले पर जो कुछ हुआ ये क्वेश्चनेबल नहीं है ऑपोजिशन एज अ होल? सर ये अपोजिशन को क्या करना चाहिए? कोई राइफलें बंदूकें लेकर आना चाहिए? नहीं सर, कम से कम 8-9 लॉग जो है वो तो होने चाहिए। अगर 8-9 का फिगर पूरा करना तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना ऑपोजिशन की। लेजिस्लेशन का एक तरीकेकार है कि बिल आता है इस तरह से, इससे पहले कभी नहीं आया हुआ कि आप एजेंडे में शामिल ही ना हो और आप टेबल कर दें और बगैर कमेटी को भिजवाए आप पास कर दें। ये पहले कभी हुआ नहीं है। तो ये पहली तो बात ये है कि ये बिल कौन सा ऐसा बिल है जिसमें शादियाने बजाने की जरूरत है। दूसरी बात ये है कि अगर ऐसा किया है इन्होंने तो सिर्फ ट्रिक करके आप तो वक्ती तौर पर जीत सकते हैं, जीत के, लेकिन कोई ट्रिक्स के या इस तरीके से कोई नहीं है। मैं तो गुजारिश करूंगा इस्लामाबाद हाई कोर्ट को कि जो उन्होंने फैसला महफूज किया हुआ है चेयरमैन सेनेट के इलेक्शन का, वो फैसला सुनाए ताकि बात किसी तरफ वाजे हो। और इससे पहले आज तक तारीख में कभी चेयरमैन सेनेट ने अपना वोट कास्ट किया है, उसकी तरफ भी आप लोगों को सवाल ये सवाल हुआ है बिल्कुल आज सेनेट के फ्लोर पर, और चेयरमैन सेनेट तो ये कहते हैं देखिए आप अपने नंबर पूरे नहीं करते और कहते हैं कि चेयरमैन सेनेट जो है वो गैर जानिबदार नहीं है। अच्छा, अब सर ये फरमाइएगा, ये जो सूरत हाल बन रही है इस वक्त पॉलिटिकली, ऑपोजिशन के पास क्या रास्ता है? क्योंकि हुकूमत तो मजीद कॉन्फिडेंट हो गई है। कल तक आप ये कहते थे कि हुकूमती लोग हमारे साथ राब्ते में हैं, आज शेख रशीद साहब ये कह रहे हैं कि ऑपोजिशन के 15-20 लोग हमसे राब्ता कर रहे हैं। शेख रशीद तो शुरू से ये बात कर रहे हैं। शेख रशीद तो वो थे जो जनरल मुशर्रफ को 5 बार वर्दी में इलेक्ट करवाना चाहते थे। लोगों की बातें ना करें, कोई ऐसा संजीदा आदमी जिसके बयान की कोई वैल्यू हो या अहमियत हो उसकी बात करें। अफवाह चौधरी की या शेख रशीद की या इनकी आप बात क्या करेंगे? ये तो ऐसे ही हैं, बस कल हाथ पीछे उठ जाए। दोस्तों ने उसने यही कहा ना कि अभी इमरान खान के सर पे है, तो क्या मतलब है इसका? तो सर इसका मतलब है कि अभी भी इमरान खान के सर पे हाथ है? नहीं, तो वो वही प्रॉब्लम है इस मुल्क के अंदर, और क्या इशू है? तो फिर तो सर ईवान के अंदर हो या ईवान से बाहर कोई तब्दीली ऑपोजिशन नहीं ला सकती? नहीं, हमने शुरू किया है, लेकिन फिर दूसरा तरीका जो है हम फिर उसकी तरफ गए हैं, तो वो है अवामी एहतजाज का। और अगर अवामी एहतजाज को और हम पार्लियामेंट को और सड़क को जोड़ने में कामयाब हो गए तो हम कामयाब हो गए। अच्छा सर, लेट्स बी वेरी फेयर एंड ऑनेस्ट सर। देखिए आप बड़े सीनियर सियासतदान हैं, क्या अवामी एहतजाजों से हुकूमतें जाती हैं सर हमारे यहाँ? बिल्कुल जाती हैं, बिल्कुल जाती हैं सर। अगर रिसेंट पास्ट में कोई एग्जांपल है सर ऐसी? बात सुन लेना, मैं बीसीओ एग्जांपल देता हूँ। अयूब खान कैसे गया था? मैं तो सर रिसेंट पास्ट की बात कर रहा हूँ। वो तो जाहिर है जजेस बहाली तहरीक भी एक एग्जांपल हो सकती है। मोहतरमा बेनजीर भुट्टो ने नवाज शरीफ के खिलाफ लॉन्ग मार्च का ऐलान किया था ना। तो जब भी अवामी एहतजाज होता है तो ऊपर से जो इत्तेहाद होते हैं उनके अंदर क्रैक्स आते हैं, पार्टियां जो होती हैं उनके अंदर क्रैक्स आ जाते हैं। ऊपर जो एस्टेब्लिशमेंट आज कह रही है कि हमारा हाथ है, या लोग कह रहे हैं शेख रशीद जैसे कि उनका हाथ है, तो वो जब प्रेशर बनेगा तो वो हाथ उठ जाते होते हैं। ये मेरी दुनिया की जो मूवमेंट्स है उनकी स्टडी है मेरी।
अच्छा सर, देखिए 126 रोज का धरना इमरान खान साहब ने दिया और अब धरने में हर रोज तकरीबन कमोबेश वो अंपायर की उंगली की बात करते थे। उसके बावजूद 126 रोज में मियां नवाज शरीफ साहब की हुकूमत घर नहीं गई। नहीं, वो धरना था ना, धरना। ये धरने वरने नहीं होते, एहतजाज होता है। अगर उसमें वो तो दिन ब दिन रिड्यूस होता गया। एहतजाज वो होता है अगर आज 100 है, अगले दिन 200, अगले दिन 400, फिर 800, फिर 1600, फिर 16,000। वो एहतजाज होता है जिसमें लोग शामिल हों। वो नहीं होता कि दिन ब दिन कम होता चला जाए। वो तो बिल्कुल इनको फेस सेविंग चाहिए थी उठने के लिए। जी सर, लास्टली ये फरमाइएगा कि पार्लियामान के अंदर भी फिंगर पॉइंटिंग हो रही है। नून लीग के सेनेटर्स ने गिलानी साहब की अदम मौजूदगी पर सवालात उठाए। उसके बाद अब जब बाहर निकल रहे हैं आप एहतजाज करने के लिए, तो ऑब्वियसली आपका एहतजाज बिल्कुल फ़र्क है पीडीएम के एहतजाज से। आप 27 फरवरी को निकल रहे हैं, पीडीएम स्केड्यूल्ड है 23 मार्च को निकलेगी। तो पार्लियामान के अंदर भी एक खलीज है, पार्लियामान से बाहर भी है। तो क्या डिवाइडेड ऑपोजिशन का एहतजाज इतना पुरअसर हो सकता है कि हुकूमत चली जाए? देखिए, दोनों आरा हैं। आज सादिया अब्बासी जो है, अब्बासी के सिस्टम, उन्होंने यूसुफ रजा गिलानी साहब की बड़ी तारीफ की और कहा है कि आप अपना इस्तीफा वापस लें, हमें एतमाद है आप पे। तो वो बिल्कुल एक दूसरी बात है। और पार्लियामान से बाहर सर दोनों एहतजाज फर्क एहतजाज होंगे, आपको लगता है? है, लेकिन अल्टीमेटली तो जितना ज्यादा एहतजाज होगा उतना ज्यादा प्रेशर बनेगा और ये प्रेशर माउंट होता चला जाएगा। हम कौन सा ये कह रहे हैं कि हमने एहतजाज करके चुप करके घर चले जाना है? हम तो जारी रखेंगे। हाँ, हमने ये सहारा नहीं दिया कि रमजान शरीफ का या कोई ऐसा ताकि हमें कोई रास्ता मिल जाए। हमने तो रास्ता नहीं, हम तो लोगों के साथ खड़े हैं। लोगों की जिंदगियां आज तंग है। हमने तो ट्रैक्टर मार्च किया है, हमने कल जलसा किया है। हम आगे लेबर का, आगे किसानों के बाद मजदूरों का, आगे तालिब इल्मों का, नौजवानों का, सबका कर रहे हैं। तो सर ये एहतजाज जो हैं वो इंक्रीमेंटल होंगे, ग्रेजुअली चलते रहेंगे, तो अल्टीमेटली यही एहतजाज फिर इलेक्शन कैंपेन में बदल जाएंगे और हुकूमत 5 साल पूरे करेगी? ये इनका दड़न तख्ता हो जाएगा। लोग तंग हैं। मुझे तो बल्कि ये खौफ है कि अगर सियासी क़यादतों ने अपना रोल अदा ना किया तो मूवमेंट खुद रॉ तरीके से स्पॉन्टेनियस ना आ जाए। अगर वो आ गई तो ये मुल्क किसी अनारकी की तरफ चला जाए। बहुत बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा चौधरी मंजूर साहब हमारे साथ मौजूद थे। ऑपोजिशन की दलीलों और हुकूमत की खुशियों के बीच माहिरीन मईशत स्टेट बैंक को IMF के हवाले करने पर सीख पाए हैं। इसे कानून को मुल्क की मईशत के लिए जहर कातिल करार दे रहे हैं, जबकि बिल की मंजूरी से पाकिस्तान की खुद मुख्तारी पर भी सवालात उठ रहे हैं। माहिरीन मईशत इस पर अपने रिजर्वेशंस का इजहार कर रहे हैं और उन्हीं में से माहिर मईशत डॉक्टर कैसर बंगाली ने इस साने को सानिया मशरकी पाकिस्तान से ताबीर करते हुए मुल्क की सिक्योरिटी के लिए भी बड़ा खतरा करार दे दिया है। मारूफ माहिर इक्तिसादिया डॉक्टर कैसर बंगाली ने खबरदार किया है कि पाकिस्तान कर्जों के जाल में और वक्त आएगा जब हमसे एटमी असासे हवाले करने को कहा जाएगा। इस हवाले से डॉक्टर कैसर बंगाली का क्या मौक़िफ़ है वो आपके सामने रखता है। माहिरीन मईशत के मुताबिक इस वक्त मुल्क में बगैर कर्ज लिए हुकूमत सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहें भी अदा नहीं कर सकती, जबकि हुकूमत अपने अखराजात भी नहीं चला सकती है। ज़र मुबादला के ज़खायर तेज़ी से कम हो रहे हैं, जबकि IMF की इमा पर मिनी बजट और स्टेट बैंक को खुद मुख्तारी देने पर आलमी इदारे से कर्ज की किस्त मिलने के इम्कानात ताहाल वाज़े नहीं है। जबकि वफाकी हुकूमत मुल्क की मईशत चलाने के लिए कर्ज के हुसूल के लिए दीगर ऑप्शन पर गौर कर रही है। अमरीका, सऊदी अरब, आलमी बैंक, UAE के बाद वफाकी हुकूमत ने चीन, रूस और काज़ाकिस्तान $5 अरब कर्ज लेने का फैसला किया है। ज़राए के मुताबिक चीन से $3 अरब, रूस और काज़ाकिस्तान से $2 अरब कर्ज मिलने का इम्कान है। चीन से $3 अरब का कर्जा ज़र मुबादला के ज़खायर मुस्तहकम करने के लिए लिया जाएगा। चीन पहले ही कमर्शियल लोन्स और फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व सपोर्ट इक़दामात की शक्ल में पाकिस्तान को $11 अरब दे चुका है। गुज़श्ता माह पाकिस्तान को सऊदी अरब से $3 अरब कर्ज मिला था, जो पाकिस्तान खर्च कर चुका है। सऊदी कर्जा मिलने से पहले पाकिस्तान के ज़र मुबादला के ज़खायर $15.9 अरब थे, जो रवा माह फिर $16 अरब तक पहुँच गए हैं। ज़राए वज़ारत ख़ज़ाना के मुताबिक वज़ारत इक़्तिसादी अमूर ने कर्ज लेने के लिए प्लान तैयार कर लिया है। वज़ीर आज़म के दौरे चीन के मौके पर $3 अरब कर्ज का मुआहिदा तय पाएगा। चीन से मिलने वाले $3 अरब का इब्तदाई मुआहिदा 1 साल के लिए किया जाएगा। ज़राए के मुताबिक वज़ीर आज़म के दौरे चीन के दौरान रेलवे के मेन लाइन 1 प्रोजेक्ट पर किसी ब्रेक थ्रू का इम्कान नहीं, इसलिए काज़ाकिस्तान और रूस से मिलने वाले $2 अरब ML1 पर खर्च होंगे। काज़ाकिस्तान और रूस से $2 अरब का मुआहिदा भी जल्द किए जाने का इम्कान है। इस वक्त मुल्क की मईशत दो धारी तलवार के किनारे पर खड़ी है। चीनी सरमायाकार हुकूमत के बायस मुल्क में सरमायाकारी से गुरेज हैं, जबकि अमरीका आलमी इदारों से अपनी शराइत पर पाकिस्तान को कर्ज देने के लिए अपना असर और रसूख इस्तेमाल कर रहा है। वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान के दौरे चीन के हवाले से भी किसी बड़े ब्रेक थ्रू का इम्कान नहीं है। तो मुल्क की माशी उफ़क़ के ऊपर भी और हमारी सॉवरेनिटी से मुताल्लिक भी इस कानून साजी पर सवालात तो बनते हैं। अब एक ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे फिर बात करेंगे रावी किनारे नया शहर
हुकूमत गैर संजीदा क्यों है? इस हवाले से एक रिलीफ तो बार पंजाब हुकूमत को मिला है, इस रिलीफ का जिक्र करेंगे इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। सुप्रीम कोर्ट से पंजाब हुकूमत को बड़ा रिलीफ मिल गया है। अदालत उस्मा ने रावी अर्बन डेवलपमेंट मंसूबा कलअदम करार देने का फैसला मुअत्तल कर दिया है, जबकि अदालत ने पंजाब हुकूमत को रावी अर्बन मंसूबे पर काम जारी रखने की इजाजत भी दी है। इससे पहले वज़ीर आज़म इमरान खान और वफाकी वज़ीर इत्तलात ने लाहौर हाई कोर्ट के इस डिसीजन पर चंद सवालात उठाए। हमने सही माने में अपना केस लाहौर बेंच के सामने प्रेजेंट नहीं किया। इंशाल्लाह सुप्रीम कोर्ट में हम अपना सही माने में केस रखेंगे उनके सामने। असल में ये शायद किसी को गलत फहमी है कि ये कोई हाउसिंग सोसाइटीज बन रही है, ये नया शहर बन रहा है। लाहौर के साथ एक नया शहर जो है वो बसाया जा रहा है रूडा के ऊपर। हुकूमत को ये हक हासिल है कि वो नए शहर बसा सके। जब भी अदालत ने अपने इख्तियार से तजावुज़ किया है उसका बहुत नुकसान हुआ है मुल्क को। अदालतों को जो बहरहाल ये भी है कि जो पार्लियामेंट का इख्तियार है वो पार्लियामेंट के पास रहना चाहिए, जो एग्जीक्यूटिव का इख्तियार है वो एग्जीक्यूटिव के पास रहना चाहिए, और जो जुडिशरी का इख्तियार है वो जुडिशरी के पास रहना चाहिए। वज़ीर आज़म ने लाहौर हाई कोर्ट में मुकदमे की दुरुस्त पैरवी न करने की गलती का एतराफ़ किया था और सुप्रीम कोर्ट में अच्छी तैयारी के साथ जाने का ऐलान किया, मगर आज फिर पंजाब हुकूमत की टीम बगैर तैयारी के अदालत में पहुंची। अदालत ने केस की तैयारी न करने पर पंजाब हुकूमत की कानूनी टीम की सरजनिश की। एजाजुल हसन ने इस्तफसार किया कि हाई कोर्ट के फैसले में क्या गलती है, ताहम एडवोकेट जनरल पंजाब अहमद अवैस अदालती सवालात के जवाब जस्टिस एजाजुल हसन ने रिमार्क्स दिए कि आप लोगों को ये भी इल्म नहीं है कि केस है क्या। जस्टिस मज़ाहिर नकवी ने रिमार्क्स दिए कि लगता है कि एडवोकेट जनरल साहब आप बगैर तैयारी आए हैं। एडिशनल एडवोकेट जनरल ने जवाब दिया कि जिस केस में फैसला दिया गया पंजाब हुकूमत उसमें फरीक नहीं थी। जस्टिस एजाजुल हसन ने रिमार्क्स दिए कि मजबूरी तौर पर 18 दरखास्तें थी, एक में फरीक ना होने से फर्क नहीं पड़ता। पंजाब हुकूमत ने अपना मौक़िफ़ हाई कोर्ट में पेश किया था, तकनीकी निकात में ना जाएं, ठोस बात करें। एडिशनल एडवोकेट जनरल पंजाब ने जवाब दिया कि दरखास्तें माहौलियाती एजेंसी की अवामी समात के खिलाफ थी। जस्टिस एजाजुल हसन ने रिमार्क्स दिए कि रिकॉर्ड के मुताबिक मंसूबे के लिए जमीनों का हुसूल भी चैलेंज किया गया था। सूबाई हुकूमत के वकीला अदालत में गलत बयानी ना करे। वकील रोडा ने अदालत में मौक़िफ़ पेश किया कि हाई कोर्ट ने ऑर्डिनेंस के इजरा को तफवीज़ करदा इख्तियार करार दिया है। जस्टिस एजाजुल हसन ने रिमार्क्स दिए कि हाई कोर्ट ने अमरीकी आइन का हवाला दिया है, अमरीकी और पाकिस्तानी हालात और आइन मुख्तलिफ हैं। वकील रूडा ने जवाब दिया कि हाई कोर्ट में दरखास्त गुजार हाउसिंग सोसाइटीज़ थी। जस्टिस मज़ाहिर नकवी ने रिमार्क्स दिए कि हाउसिंग सोसाइटीज़ का तो मफादात का टकराव वाज़ेह है, बाकी बना रहा हूँ। दौरान समात एडिशनल एडवोकेट जनरल पंजाब के कान में साथियों की सरगोशियों पर जस्टिस एजाजुल हसन ने रिमार्क्स दिए कि केस की तैयारी अपने चैम्बर में किया करें। हर 2 मिनट बाद आपके कान में कोई सरगोशी कर रहा होता है, आप लोगों को खुद ही समझ नहीं आ रही कि केस आखिर है और दलाइल क्या देते हैं। अदालत ने केस की समाअत कुछ देर के लिए मुलतवी करा। अदालत ने रावी अर्बन डेवलपमेंट मंसूबा कलअदम करार देने का फैसला मुअत्तल कर दिया और हुकूमत को रावी अर्बन मंसूबे पर काम जारी रखने की इजाजत भी देती है। अब ये हुकूमत पर मुनहसर है कि वो कैसे रावी अर्बन डेवलपमेंट मंसूबा गिवन टाइम लाइन के अंदर मुकम्मल करती है। अभी एक ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे गुफ्तगू कंटिन्यू करेंगे। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। मीर रियासत वज़ीर आज़म इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान मोहतरम इमरान खान गुज़श्ता चंद रोज़ से चंद कंपनीज और इदारों की शान में कसीदा गोई पर मबनी तशक्कुर आमेज़ ट्वीट्स कर रहे हैं। ये ट्वीट्स इन इदारों और कंपनीज की जानिब से मुलाजमीन की तनख्वाहों में इजाफे के ऐलानात के बाद किए जा रहे हैं। मीर रियासत मोहतरम वज़ीर आज़म, जो तारीफ़ों पर मबनी ट्वीट्स आपकी जानिब से किए जा रहे हैं उस पर सवाल यह है कि क्या तारीफ़ी ट्वीट्स करना वज़ीर आज़म का काम है? मीर रियासत, आप बतौर वज़ीर आज़म ट्वीट्स कर रहे हैं या बतौर इन्फ्लुएंसर कंपनी की तशहीर कर रहे हैं? मेरी रियासत, इन कंपनीज ने 15,000 से 20,000 रुपये लेने वाले मुलाजमीन की तनख्वाहों में इजाफा किया है। क्या बतौर मीर रियासत आप कम अज़ कम उजरत से भी कम तनख्वाह देने पर इनके खिलाफ कोई कार्रवाई करेंगे? कोई एक्शन लेना था या अप्रिशिएट करना था? मीर रियासत, हमें खुशी है कि आपकी अपील पर हर रोज़ कोई कंपनी या इदारा मुलाजमीन की तनख्वाहों में इजाफा कर रहा है, मगर सवाल यह है कि आपकी अपनी हुकूमत आपकी अपील पर कब कान धरेगी? मेरी रियासत, आप अपनी हुकूमत की कारकर्दगी पर तशक्कुर आमेज़ ट्वीट कब करेंगे? मेरी रियासत, कंपनीज तो मुनाफा कमाकर तनख्वाहें बढ़ा रही हैं, मगर आपकी काविशों की बदौलत एक आम आदमी ने पेट्रोल पंप मालिकान की आमदन में 100% इजाफा कर चुका। गवालों और ताजरों की आमदन में 150%, बिजली और गैस देने वाली सरकारी कंपनीज की आमदन में 200% इजाफा हुआ है। इस आम आदमी ने आपकी अपील पर लब्बैक कहते हुए पेट्रोल पंप्स मालिकान, शीर फरोशों, गोश्त वालों और ग्रॉसरी शॉप्स को दुगने पैसे देने शुरू कर दिए हैं। क्या वो भी मुबारकबाद के मुस्तहिक है या फिलहाल पैसे देने पर ही गुजारा करें? मेरे रियासत मोहतरम वज़ीर आज़म इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान, एक अपील वज़ीर आज़म पाकिस्तान में कौम की ज़िंदगी जीरन बन चुकी है। आमदन तो नहीं बढ़ी मगर अखराजात में कई गुना इजाफा हो चुका है। हमारे वज़ीर आज़म इन्फ्लुएंसर की बजाय मेरे रियासत बने और हुकूमती गलतियों को सुधारें।
प्रोग्राम का वक्त अपने इख्तिताम को पहुंचे। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह कल। आपका रखिए ख्याल। अल्लाह हाफ़िज़।